नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज़ 15 में आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। पिछले सेशन में काफ़ी टाइम लग गया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज इसको छोटा ही रखेंगे और 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनके डिस्कशन को कम नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए बालकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षण देना चाहिए? ऑप्शन ए, मौलिकता को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करना, बी, सृजनात्मक प्रयासों को विकसित करना, सी, सृजनात्मक व्यक्तियों को विकसित करना, डी, उपयुक्त सभी। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मौलिकता को आप यहां पे याद रखिए। दूसरी बात, क्रिएटिव एफर्ट्स प्रयासों को याद रखिए और व्यक्तित्व को, तो ये तीनों ही होंगे, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। और इस फंक्शन को समझने के लिए आपको याद रखना है कि अगर आपके पेपर में क्रिएटिविटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो यहां पे दो लोग हैं। एक तो है जेपी गिलफर्ड, जिन्होंने इंटेलिजेंस से जोड़ करके इसको समझने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस से अलग होती है, और दूसरे हैं पॉल टॉरेंस। दोनों के ही बारे में वीडियो बनी हुई है, आप उसको लाइब्रेरी सेक्शन में देख सकते हैं। तो ये दो विचारक हैं जिन्होंने कि सृजनशीलता पे काम किया है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन 1 चिंतन, बी सामाजिकरण, सी प्रेरणा, डी प्रत्यक्षीकरण। सोशल यूनिट्स में जुड़ने के लिए अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपनी प्रेरणा यानी कि नॉन ह्यूमन एनिमल प्रेरणा के द्वारा जुड़ते हैं। जहां तक बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की, तो ये अगर हमें कहें कि सोसाइटी में इंट्रोडक्शन कैसे होता है, तो सोसाइटी में इंट्रोडक्शन प्रत्यक्षीकरण के द्वारा होता है। और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से बाहर भी जाते हैं प्रत्यक्षीकरण, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, उसमें हम समाज से ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं। जहाँ तक बात है चिंतन, तो चिंतन के द्वारा हम पर्सन को सोसाइटी और सोसाइटी को पर्सन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं सोसाइटी का। सामाजिकरण वो प्रक्रिया होती है जो हमें सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित करती है। इसके दो रूप होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि फैमिली से होता है, और एक होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो स्कूल से होता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को परिभाषित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिससे प्रतियोगियों में से एक ने कहा बुद्धि का माप करना उसे परिभाषित करने से कठिन है। यह कथन किसका है? In an international conference held to define intelligence, one of the participants observed that measuring intelligence is easier than defining it. This remark was given by option A Spearman, B Raven, C Binet और D थॉर्नडाइक। अब बेसिकली आप क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसी कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बड़ा सीधा सा पूछा गया है कि भाई इसमें से किसने मापा, बुद्धि की माप किसने की? तो जो माप चुका था वो था बिने। तो बिने ने मापा था बुद्धि को, यानी कि उन्होंने सबसे पहली बार मेंटल एज दिया था, जिससे कि विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला बनाया था और जिसे कि लुई टर्मन ने सबसे पहली बार बुद्धि का फॉर्मूले को लगा करके और बुद्धि को मापा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो यहां पे जो बिने है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन के अनुसार समस्या समाधान के चरण यानी स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बतानी है अकॉर्डिंग टू जॉनसन। तो सही क्रम पहचानना है। निर्णय, उत्पाद, तैयारी, तैयारी, अंतःप्रज्ञा, उत्पादन, अंतःप्रज्ञा, उत्पादन, निर्णय, और तैयारी, उत्पादन, निर्णय। आसान है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जो आएगा वो तैयारी ही आएगा। जब दो ऑप्शन जिनमें दिया हुआ है कि तैयारी, तो अब आपको देखना है तो लास्ट में होगा जजमेंट। तो शुरुआत होगी तैयारी से और लास्ट में होगा जजमेंट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस संस्था का बालक एक असामान्य व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द चाइल्ड्स एब्नॉर्मल बिहेवियर? ऑप्शन ए परिवार, बी पड़ोस, सी विद्यालय और डी समाज।
व्यक्ति के जीवन की सबसे पहली और सबसे परमानेंट जो संस्था होती है वो होती है परिवार, और इसका प्रभाव बच्चे के सामान्य या असामान्य व्यवहार पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए अगर आप सबसे पहले किसी बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो ये देखा जाता है कि उसका पारिवारिक स्थिति क्या है, कहीं वो ब्रोकन फैमिली से तो नहीं है। तो असामान्य व्यवहार पे सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार का पड़ता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रयोगात्मक अध्ययनों में विशेषतः किसने योगदान दिया? ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थियरी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी पे तो देखो भाई पैवलो का काम था, इसके अलावा इसको किया वॉटसन ने, और बाद में फिर आप इसमें गुथ्री का नाम जोड़ सकते हैं, आप इसमें हल का नाम जोड़ सकते हैं, और बहुत सारे लोग थे। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत था कोहलर का। कोहलर ने मुख्य रूप से अंतर्दृष्टि पे काम किया था, और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। नैमित्तिक अनुबंधन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे कि बाद में चल करके ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाने लगा, उस पे काम था थॉर्नडाइक का। और इसको कैसे समझते हैं ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक जो ट्रू स्टिमुलस होगा और ट्रू रिस्पॉन्स होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हम एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और ये इंस्ट्रूमेंट एसआर में नहीं आरएस में किया जा सकता, मतलब एसआर में भी किया जा सकता है और आरएस में भी किया जा सकता है। तो जहां पे आरएस की बात आएगी तो यहां पे आता है स्किनर। स्किनर ने रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस की बात की है, तो वो आरएस थियरी है। और दूसरी तरफ थॉर्नडाइक ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात की है और उन्होंने एसआर की बात की है। तो एसआर थियरी के जनक कौन हैं? वो हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने फल वालों के पास जा करके और उनकी जो टोकरी होती है उसकी जो लकड़ी है वो ला करके और उन लकड़ियों से एक बॉक्स बनाया और उन्होंने उसमें बिल्लियों को रख दिया, और उसके बाद फिर ये जो पूरा जो कंडीशनिंग किया गया इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इट इज मोर लाइक स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, नैमित्तिक अनुबंधन, ये स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उससे बहुत जुड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गाली देने पर बालक की पिटाई करना किस प्रकार का अनुबंधन है? व्हाट टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज द बीटिंग ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही इज अब्यूजिंग? ऑप्शन ए परिहार नैमित्तिक अनुबंधन, बी पलायन नैमित्तिक अनुबंधन, दंड नैमित्तिक अनुबंधन, या डी अकर्म नैमित्तिक अनुबंधन। देखिए, जब भी कहीं पर भी अगर बच्चे की बात हो रही है और उसको अगर किसी तरीके का हम उसे पिटाई कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखना, अगर हम कहीं पे भी ये वाला लॉ लागू कर रहे हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर हम ये कहीं भी लागू कर रहे हैं तो ये होगा परिहार नैमित्तिक अनुबंधन यानी अवॉइडेंस। क्योंकि बच्चा क्या करेगा? बच्चा फिर उस पर्टिकुलर चीज से बचने की कोशिश करेगा। परिहार का मतलब होता है बचना। अब बात करते हैं दूसरी पलायन की। तो पलायन की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कब होगी? जब आप, जैसे आपने पढ़ा होगा फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट पे अगर कहीं पे क्वेश्चन होगा, जो सेलिगमैन की थियरी थी, तो वो होगा पलायन यानी एस्केप। तो हमेशा जो डॉग है वो उस कंडीशन से या तो भागेगा और या फिर उसे लड़ना पड़ेगा। तो अगर हम सेना की ट्रेनिंग की बात करें तो वहां पे होता है फाइट और फ्लाइट। नेक्स्ट है दंड नैमित्तिक अनुबंधन। अगर किसी की चोरी या डिस्क्रिपेंसी के लिए अगर किया जाएगा कार्य, तो वहां पे दंड यानी कि जेल हो जाएगी। तो वो दंड नैमित्तिक अनुबंधन है, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसमें। और लास्ट हो गया, क्योंकि सुधार नहीं हो रहा, अकर्म यानी कि कॉजल। ये कॉजल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है, और ये कब होती है? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, और वो आपके इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कॉजल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है। हालांकि यहां पे आंसर होगा ए यानी परिहार नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट, समस्या समाधान की अन्वेषणात्मक विधि का संबंध है। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेट्स टू ऑप्शन ए प्रयत्न त्रुटि द्वारा समाधान, बी
एक नियम बनाना जिसकी खोज को सीमित किया जा सके, सी सूचना संधान, या डी अधिक प्रणालीबद्ध खोज। अधिक प्रणालीबद्ध खोज में आएगा भाई एल्गोरिथम, ये होगा एल्गोरिथम मेथड। एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। जहां हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग की, तो यहाँ पे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे निचले, सबसे लोएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक नियम बनाना। जब भी कोई एक नियम बनाया जाएगा, लिमिट द सर्च, यानी अपनी सर्च को छोटा करने के लिए, तो हमेशा हम कौन से प्रोसेस में होंगे? इसमें हम एक प्रोसेस अपना रहे होंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं इनसाइट आ रही है, प्लान कर रहे हैं हम। तो अब बात करते हैं प्रयत्न त्रुटि द्वारा समाधान। टीचर का रोल क्या होता है भाई ह्यूरिस्टिक में? याद रखना, ह्यूरिस्टिक यूरेका से आया है, और ह्यूरिस्टिक में टीचर का रोल होता है केवल इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम, और उसके बाद टीचर छोड़ देता है, बच्चे अपने तरीके से खुद उसका आंसर करेंगे। तो इसमें बहुत बार बच्चे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड का बहुत बार लगाते हैं। इट डजंट मीन कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्रायल एंड एरर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसे रूल ऑफ थंब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रूल ऑफ थंब, कि हम सबसे पहले वो मेथड लगाते हैं जो हमारे लिए सबसे आसान होता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति पर पहला प्रयोग अध्ययन डैश के द्वारा किया गया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन मेमोरी वॉज कंडक्टेड बाई विलियम जेम्स, हरमन एबिंगहॉस, विलियम वोंट या कोहलर। कोहलर की तो अभी पिछली स्लाइड में ही हमने बात की है कि इन्होंने इनसाइट की थियरी दी थी, ठीक है ना, और ये इनसाइट की थियरी इन्होंने दी थी गेस्टाल्ट पे काम करते हुए, यानी गेस्टाल्ट थियरी में इनका काम है। विलियम वोंट की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट लैब बनाई थी, और जनरली इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में देखा जाता है, और लीप्जिग में इन्होंने काम किया था। हरमन एबिंगहॉस, जो कि इसका आंसर होगा, फर्स्ट वर्क था मेमोरी पर, और इसके अलावा इन्होंने खास करके परसेप्शन पर काम किया था काफ़ी कुछ, और मेमोरी पर काम किया था। विलियम जेम्स, जिन्होंने कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये बुक लिखी थी, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सबसे पहली बुक यही पढ़ी थी साइकोलॉजी को लेकर के। तो विलियम जेम्स इम्पोर्टेंट है, जो कि फंक्शनलिज्म के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण से सीखना, बी नवीन कार्य सीखना, सी एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करना, और डी विभिन्न प्रशिक्षणों से विभिन्न कौशल को सीखना। जब हम बात करते हैं लर्निंग इन एनवायरनमेंट, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हम एनवायरनमेंट में जाते हैं और उससे लर्न करते हैं, जो कि नेचुरलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। अब नेचुरलिस्ट प्रिंसिपल में ट्रेनिंग नहीं होती दोस्तों। जहां पर बात है लर्निंग न्यू थिंग्स, हाँ नई चीज़ों को सीखना, क्या होता है नई चीज़ों को सीखना? इट्स सिंपल लर्निंग, इट्स लर्निंग। हाँ, इस नई चीज़ को जिसको हमने सीखा, इसको हमने एक परिस्थिति में सीखा, और जब हम इसे किसी दूसरी परिस्थिति में लागू करते हैं इसी को, तो लर्निंग का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। विभिन्न प्रशिक्षणों से भिन्न भिन्न कौशल सीखना, तो कौशल को सीखने का मतलब होता है कि लर्निंग में हमने प्रैक्टिस कर ली, और प्रैक्टिस कर ली जिससे हमारे अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया उसको लेकर के, तो हमारे स्किल डेवलपमेंट हो गए। तो ये आंसर होगा इसमें सी। आशा करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चनर रहा वो आपको पसंद आया होगा, और आपको इसमें कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आपको कुछ मज़ा आया होगा। अपने मार्क्स बताएं कमेंट बॉक्स में, फीडबैक ज़रूर देते रहें। थैंक यू सो मच।